हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा स्टडी में। तो दोस्तों, बीआईएस रिक्रूटमेंट 2020 का एग्जाम आज 24 दिसंबर 2020 को संपन्न हो चुका है। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि मैं कल पेपर का एनालिसिस कराऊंगा। पेपर का जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर कैसा रहा, पेपर का लेवल क्या था, पेपर का पैटर्न क्या था, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन का वेटेज कितना था, ये डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि सेंटर पे क्या क्या इशू आए हैं पेपर देते समय, सर्वर में क्या इशू रहा है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एवरेज जो वहां पे बच्चों से सेंटर पे मेरी बात हुई है, उनके स्कोर क्या बने हैं, ये सब भी हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो स्कोर आ गए हैं उसमें कितने स्कोर के बाद लोग सेफ हैं आगे के स्टेज के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने 2015 के जो वैकेंसी आई थी उसमें कट ऑफ क्या गया था, वैकेंसी कितनी थी, और 2020 में जो फॉर्म फिल हुए हैं कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसी थी और कितने फॉर्म फिल हुए हैं कैटेगरी वाइज भी और ओवरऑल भी मैंने बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आपको 2015 के पेपर से कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पेपर का पैटर्न, तो मैंने जिस हिसाब से कहा था कि पेपर जो है अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे थे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो पेपर का एग्जाम वैसे ही रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर का जो लेवल था, पेपर का लेवल जो बहुत हार्ड नहीं था। ठीक है, पेपर इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं और इजी ही कह सकते हैं। ठीक है, काफी बच्चों को रीजनिंग के सेक्शन में दिक्कत आई है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें रीजनिंग में, देखिए रीजनिंग में देखा जाए तो सबसे पहले एक चीज आपको एक क्वेश्चन मिला होगा ये वाला कि जिसमें इस तरह बॉक्स बने थे। ठीक है, इस बॉक्स में ऐसे कुछ वर्ड लिखे थे। ठीक है, यहां अगर मान लो ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया, 1 2 3 4 5। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ दे रहा था 3 4 5 से कौन सा वर्ड बन रहा है। तो इस तरह के तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे पेपर में। 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिले हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से मिले हैं। ब्लड रिलेशन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिले हैं। और आपके नंबर सीरीज जो आती है, नंबर सीरीज से आपके 5 से यहां पे 4 से 5 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, और आपको स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें आपको जैसे दो स्टेटमेंट दे दिया था। जैसे मान लीजिए कोई 2 स्टेटमेंट दे दिया था, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इस स्टेटमेंट के बेसिस पे इस क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। अगर हाँ, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से दिया जा सकता है तो फर्स्ट के लिए, सेकंड से सेकंड के लिए, अगर दोनों से दोनों के लिए या फिर दोनों में से किसी के लिए नहीं। तो इस तरह के भी जो क्वेश्चन थे वो 4 से 5 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, ये तो हो गया इसका। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चन थे, जैसे आता है ना एनालॉजी का क्वेश्चन रहता है कि मान लिया अगर भेड़ दे दिया है तो भेड़ का जो बच्चा होगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद कुछ शेर मान ली दे दिया था। तो इस तरह के भी जो क्वेश्चन थे 3 से 4 क्वेश्चन थे, ये देखने को मिले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे याद है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद का पेपर भी दिया है, तो इस चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल में पेपर में क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह के 5 से 6 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन 5 से 6 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के जो 4 से 5 क्वेश्चन थे। और जो आपके ये जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां को देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। और आपकी कोडिंग डिकोडिंग के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो ये जो जंबल फॉर्म में ज्यादा मात्रा में जो क्वेश्चन आए थे वो इसी तरह के थे। ठीक है, इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे और ये थे। और ज्यादातर बच्चों को इसमें दिक्कत आई है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट अजम्पशन में इसमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत आई है। ठीक है, ये तो हो गया। बाकी आपको क्लॉक और कैलेंडर से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिले थे। ये तो रीजनिंग का कुछ सेक्शन था। और बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे वो कम उनका वेटेज था, 1-2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इस तरह से आ गए थे। ठीक है, अगर हम लोग वही बात करें मैथ की, अगर हम लोग मैथ की वही बात करें तो मैथ में देखा जाए सबसे पहले, ठीक है, मैथ में देखिए टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपको मिला होगा जिसमें एक कोई आदमी कुछ स्पीड से जा रहा होगा,
30 की स्पीड से अगर जा रहा होगा तो वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा है, नहीं सॉरी, ये अगर ये 36 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, फिर 54 की स्पीड से जा रहा है, तो ये यहाँ पे 10 मिनट यहाँ पे लेट हो रहा था और यहाँ पे पहले पहुंचा। तो इसमें एक्चुअल टाइम उसका पूछा था कि एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए कि जिससे वो एक्चुअल टाइम पे पहुंचे। फिर एक क्वेश्चन आपका आया था कि एक आदमी जो 30 की स्पीड से जाता है और 40 की स्पीड से आता है और इसमें 7 घंटे का समय लगता है, तो उसने कितनी दूरी कवर की है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ऐसे था कि इसमें पूछ लिया था कि मैथ में आपको जैसे कुछ दे दिया था 36 को दे दिया था कि किलोमीटर पर आवर्स में था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। तो इसको अगर 36 को गुणा करेंगे हम किससे 5/18 से, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए आपकी सीआई एंड एसआई की जो क्वेश्चन की बात किया जाए तो सीआई एंड एसआई के 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। एवरेज के जो क्वेश्चन थे आपके 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज के देखने को मिले हैं, जिसमें आपके कुछ एपीजीपी का भी कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा था, जिसमें पूछ गया था कि प्रथम 38 सम संख्याओं का औसत क्या है, ये क्वेश्चन पूछ दिया था। फिर उसके बाद उम्र आयु के जो क्वेश्चन थे, एज के जो क्वेश्चन थे, एज का एक औसत में ही था, तो जिसमें पूछा था कि कुछ बच्चे थे, यानी कि 30 बच्चे थे, उनका औसत उम्र जो था 40 बच्चे थे, उनका जो औसत उम्र था 40 बच्चों का औसत उम्र 7 था। जब उसमें एक बस में बैठे थे वो लोग, और ड्राइवर के जब उसमें इंक्लूड किया था तो उनके उम्र में औसत में 1 का बढ़ोतरी होता है, तो ड्राइवर की उम्र पूछी थी, ये तो हो गया। फिर उसके बाद एज का क्वेश्चन पूछा था, एज का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन तो आपका था, एक क्वेश्चन आपका जो वृत्त का जो परिधि था उस पे दिया हुआ था, वृत्त के परिधि पे थे, और एक क्वेश्चन आपका दिया था एक वर्गाकार खेत है जिसमें एक कोने पे गाय बांधी गई है, तो गाय का कितना अधिकतम हिस्सा खाया जा सकता है, ये दिया था। ठीक है, ये तो हो गया आपके यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें अगर बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा जिसमें ये बोला था कि कोई वस्तु जो है एक वस्तु है जिसमें लागत जो विक्रय मूल्य है उसका 8 गुना, जो विक्रय मूल्य है उसका 5 गुना, और उसका जो लागत मूल्य है उसके 8 गुने के बराबर है। तो उसमें वस्तु का जो है आपका वो प्रॉफिट परसेंट पूछा था। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट वस्तु का क्या होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा था जिसमें कि एक व्यक्ति ने कोई सामान बेच देता है, तो उसके दूसरा व्यक्ति उसका आकलन करता है कि जो विक्रय मूल्य है वो उस पर 30% का फायदा पाता है, लेकिन एक्चुअल में उसका कितना फायदा था, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिला था, कोई व्यक्ति है जिसमें उसने 2 आर्टिकल बेचे, कितने में 1980 में 2 आर्टिकल बेचे, प्रत्येक को 1980 में बेचा है। ठीक है, तो उसमें एक में उसने 10% का प्रॉफिट कमाया है और एक में उसने 10% का नुकसान कमाया है, तो उसको फाइनली कितने रुपए का नुकसान या फिर लाभ होता है। ठीक है, 40 का प्रॉफिट होता है या फिर 40 का जो है लॉस होता है, या फिर 400 का प्रॉफिट होता है या फिर 400 का लॉस होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद एलजेब्रा का एक क्वेश्चन, एलजेब्रा क्या उसको कह सकते हैं, थोड़ा सा एलजेब्रा का एक क्वेश्चन कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके एलजेब्रा को देखने को मिले थे। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन जो थे वो ज्यादा मात्रा में थे। ये जो हो गया आपका 3 से 4 क्वेश्चन, ये हो गया CISI हो गया, फिर इसका एवरेज हो गया, एज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और आपके जो एज भी मैंने बता ही दिया। ये क्वेश्चन थे। ठीक है, लगभग अगर इसमें एक दो कुछ क्वेश्चन थोड़ा से मिस हो रहे होंगे तो अब इतना थोड़ी याद हो सकता है, किसी को 150 में से 150 क्वेश्चन याद हो जाए, तो जितने मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर उसके अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की, जीएस की बात करें, तो जीएस में जैसे हम लोग डर रहे थे करंट अफेयर का ज्यादा वेटेज नहीं था। ठीक है, जो करंट अफेयर था, करंट अफेयर में जैसे करंट अफेयर में 3 से 4 क्वेश्चन थे शायद करंट अफेयर के, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें खेल, कोई व्यक्ति था जो खेल से रिलेटेड था, उसका एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन उसका था, और एक क्वेश्चन था जो बीएससी यानी कि
नहीं बीएससी नहीं, एनएससी का जो अभी अध्यक्ष चुना गया है जिसको, उसके बारे में पूछा था, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन थे, ये पूछा था। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कोई और पूछा था, तो करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके देखिए एक क्वेश्चन पूछा था समुद्रगुप्त से रिलेटेड था। समुद्रगुप्त से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूं। समुद्रगुप्त से कौन सा रिलेटेड था, जिसमें पूछा था कि जो आपका भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था। एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि हेनसांग जो यात्री था, चीनी यात्री था, वो किसके शासनकाल में आया था। और एक क्वेश्चन आपका आया था जिसमें ये पूछा था कि जो माउंट बेटन थे, जब भारत का विभाजन हुआ था तो जो हमारे संवैधानिक सदस्यों की संख्या थी उसमें कितने सदस्यों से कमी आ गई, मतलब जितने थे उन कितने थे कि जिसमें कमी आई थी, उसके बारे में क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन ये थे फिर आपके क्वेश्चन ये थे जिसमें एक क्वेश्चन पूछा था हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे, ये क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद आपका एक क्वेश्चन जिसमें था, ठीक है, ये तो क्वेश्चन मुझे याद है, ठीक है, और कोई भी कुछ याद है फिर बट अभी इस टाइम नहीं याद आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मुझे जितने अभी प्रेजेंट में याद आ रहे हैं, कुछ तो है माइंड में बट आ नहीं रहे हैं, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश में कोई लेवल ज्यादा टफ नहीं था, बट ये था कि जो आपके आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे थे। आर्टिकल के क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके आर्टिकल के थे, ठीक है। एरर के जो क्वेश्चन थे 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। जो सिनोनिम जो थे सिनोनिम के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, एंटोनिम जो था उसके भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट था, फिर उसके बाद वो पैसेज थे, ठीक है। लेकिन जंबल मात्रा में आपके ये आर्टिकल पूछा गया था, एरर पूछा गया था, सिनोनिम, एंटोनिम आपके, फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट था आपका, ठीक है, एक। फिर उसके बाद पैसेज था एक, फिर उसके बाद ईडियम एंड फ्रेज, और उसके बाद वन वर्ड था इसमें क्वेश्चन, ठीक है। और रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये तो क्या आपके इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। और जीएस में मैंने आपको बता दिया कि जीएस में आपके क्या क्या थे। जीएस में जैसे कि मैंने बताया कि क्या एक माउंट बेटन की बात थी, माउंट बेटन की बात थी, और एक फिर उसके बाद समुद्रगुप्त का था, हेनसांग का क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन था कि चुनाव की नियुक्ति कौन करता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा था कि जिसमें आपका, चलिए कोई बात नहीं, जो भी था आपका। अब स्कोर बहुत सारे बच्चों के आ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या सबके स्कोर तुरंत एग्जाम को सबमिट करने के बाद स्कोर सबके आ चुके हैं। देखिए एक चीज, अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें मैंने कटऑफ का थोड़ा सा जिक्र किया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। लेकिन देखिए आपको अगर एक चीज देखिए, जो एग्जाम था वो 150 क्वेश्चन के थे और 150 नंबर के थे, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और जो निगेटिव था एक क्वेश्चन 1 नंबर के थे और निगेटिव था 0.25 का, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, देखिए आपके जो नोटिफिकेशन निकली थी उस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया था कि आपको 50% नंबर लाने अनिवार्य है। तो अगर आपके 50% यानी कि 75 नंबर आपके नहीं है तो आप तो पहले ही आप बाहर हो गए हो, ठीक है। अगर आपके 75% नंबर नहीं, 75 नंबर नहीं है इस पेपर में, तो आप ऑलरेडी पहले ही बाहर हो चुके हो। अब उसके बाद जो सेंटर पे जो हमको बच्चे मिले हैं, उनके जो मैंने स्कोर देखे हैं, कई बहुत सारे बच्चों को जो इसके बारे में आइडिया नहीं था, क्योंकि ये इसके पेपर का मार्केट में ना कोई प्रैक्टिस सेट था, ना कोई नेट पे ही कोई प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो पाया था, तो बच्चों को इसके बारे में आइडिया नहीं था कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर कैसा आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, बहुत सारे बच्चे जो स्कोर किए थे वो तो 75 के अंदर ही थे, बहुत सारे बच्चे जो थे वो 75 के अंदर ही थे। लेकिन मुझे ऐसे भी बच्चे दिखे हैं जिनके 98 थे, 96 थे, 110 थे, ठीक है, 90 भी थे, ठीक है, 78 भी थे, इस तरह के भी बच्चे हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। बट ये कि कोई हमको 115 या फिर 120 नहीं देखने को मिला है, ठीक है, जो मेरे सेंटर पे थे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें
कट ऑफ की, यानी कि जो लोग सेफ की बात कर रहे हैं, जो लोग सेफ हैं, अगर अब भैया 75 नंबर आपके नहीं तब तो आप पहले बाहर हो चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 75 के ऊपर हो और आपके 80 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, 80 प्लस मार्क्स हैं, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एक्स सर्विसमैन ईएसएम, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आप इस कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो और आपके नंबर जो 80 प्लस है तो आप आगे की स्टेज के लिए सेफ हो, ठीक है। और अगर हम लोग जनरल की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा होगा, अगर उसके जो नंबर है 95 से 105 के बीच में है तो वो सेफ है, ठीक है। 95, अगर 90 से इसको 100 भी मान लें तो वो आगे के स्टेज के लिए सेफ है, ठीक है। पेपर को अगर बात किया जाए तो पेपर जो लेंदी कर सकते हैं, पेपर को लेंदी कर सकते हैं। जो रीजनिंग का सेक्शन जो था, रीजनिंग का सेक्शन लेंदी था, ठीक है। फिर इसका जीएस कुछ ज्यादा थी नहीं, इसलिए कुछ इसमें नॉर्मल था, ठीक है। और जो मैथ थी, मैथ भी कोई ज्यादा टिपिकल नहीं थी, मैथ भी आसान थी। इंग्लिश की जो थी, अगर इंग्लिश आपको आती है तो भाई अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको दिक्कत है। लेकिन इंग्लिश में आर्टिकल वगैरह, एरर वगैरह के क्वेश्चन ज्यादा थे, इसको इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल पेपर जो कर सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं था। रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दी कट ऑफ की। अब देखिए बात आती है सेंटर पे जो पेपर में देने में इशू क्या आया था। देखिए सर्वर का इशू बहुत ज्यादा आया था। पहली चीज जहां पे हमारा सेंटर गया था वहां पे तो ऐसा था, हमने जो देखा वहां पे एक पतला सा घर था, ठीक है, और घर में नीचे तो दुकानें खुली थी, ऊपर उसका जो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर था, नहीं सॉरी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर था, जो उसमें तो किराएदार रहते थे, मतलब जो मकान पे लोग किराए पे लेते हैं वो लोग रहते थे, और थर्ड फ्लोर पे सेंटर बना हुआ था, ऐसा था। सर्वर की इशू बहुत ज्यादा आई। अगर आप एक साथ बहुत सारे बच्चे अगर बैठ गए थे उसके बाद क्या नाम है वो क्लिक वगैरह कर रहे थे, कई सारे बच्चे जल्दीबाजी के चक्कर में 2-3 बार क्लिक कर थे, और जो क्वेश्चन थे वो तुरंत आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनको 4 सेकंड 5 सेकंड का टाइम लग जाता। कई बार तो सिस्टम ही हैंग हो गया था, मेरा भी खुद हुआ था। तो हमारे सेंटर पे सिस्टम जो थे कई बार हैंग हुए, सर्वर की इशू आई, तो ये तो बीआईएस को देखना चाहिए, ठीक है। अब इसके भी चक्कर में अगर मान लिए आप इतना मान के चलो कि अगर 120 मिनट का क्वेश्चन है, अगर 3 से 4 सेकंड ही अगर आप लेट कराते हो एक क्वेश्चन पे, तो भी 5-6 क्वेश्चन आराम से बंदा कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए बीआईएस को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उनके सर्वर वाले कंडीशन पे। और मेरा सजेशन है कि सेंटर को ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां पे एक अच्छा माहौल हो। और हमारे जहां पे एक सेंटर था वहां पे सेंटर बनाने लायक कोई माहौल बिल्कुल भी नहीं है वहां पे, ठीक है। अब बीआईएस ने क्या सोच के वहां पे सेंटर दिया है वो बीआईएस ही जान सकता है, बट एक मेरा अगर सजेशन लिया जाए तो बीआईएस ने जहां पे सेंटर दिया था वो सेंटर के योग्य नहीं था, पहली बात। दूसरी चीज, जो हम लोग ऊपर जा रहे हैं वहां पे भी क्या नाम है बहुत ही कंजेस्टेड, यानी कि सीढ़ी वगैरह जो थी बहुत ही कंजेस्टेड थी, और जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं वो सीट जो थी वो भी बहुत कंजेस्टेड थी। सिस्टम वहां पे भरपूर मात्रा में थे, बट एक कंजेस्टेड बहुत ज्यादा थे, यानी कि कम स्पेस में वो ज्यादा बच्चों का पेपर कराना चाहते थे जहां पे पेपर हुआ है, ठीक है। ओवरऑल हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। पेपर जो था इजी टू मॉडरेट लेवल का था, रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी था, बाकी मैथ और जीएस और इंग्लिश आसान ठीक थी, अच्छी थी, ठीक है। और करंट अफेयर भी जिससे हम लोग डर रहे थे उतना करंट अफेयर नहीं आया था। एक जीएस में अच्छे खासे स्कोर किए जा सकते थे, ठीक है, अगर आपके थोड़े बहुत हिस्ट्री वगैरह क्लियर है तो, ठीक है। ये तो गया पेपर की बात। और अगर मैंने कट ऑफ की बात कर दी, अगर आप जनरल कैटेगरी को यानी कि यूआर कैटेगरी को छोड़ के बाकी और किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो अगर आपके स्कोर जो है 75 प्लस यानी कि 80 प्लस है तो आप सेफ आगे के स्टेज के लिए, क्योंकि 75 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं 50%, ठीक है। और अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 90 से 100 नंबर के स्कोर आपके होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम और आपको अगर ब्रीफ कट ऑफ का आइडिया था तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर, जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनका पेपर बुरा हुआ है यानी कि अच्छा नहीं हुआ है वो भी हिम्मत ना हारे। अगर उन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है या फिर एसएससी का फॉर्म फिल किया है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है।
आरआरबी एनटीपीसी का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप उसको अच्छे से वहां पे जुड़ के अपना एनालिसिस करिए और अपने आप तैयारी को बूस्ट करिए। ठीक है, फर्स्ट पेज में एग्जाम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आगे के एग्जाम है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। जिनका पेपर अच्छा हुआ होगा उनके आगे की स्टेज के लिए बहुत बहुत बधाई, और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ यानी कि जो 75 के अंदर ही रह गए उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो आगे के जो भी एग्जाम है उसमें अपने आप को कंसंट्रेट करें। यानी कि अगर एनटीपीसी और एससीएससी के जो फॉर्म भरे हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।